ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वीक नंबर 8, और वीक नंबर 8 में जैसे कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था कि वेन पंक्चर हम कैसे लेंगे या कैसे डिटेक्ट करते हैं, वेन से हम कैसे ब्लड लेते हैं। तो यही प्रोसीजर जो था वेन पंक्चर था, साथ में लेबॉर्ट्री वर्कफ्लो पे हमारी बात हुई थी। और इसमें पेशेंट आइडेंटिफिकेशन को कैसे इम्पोर्टेंस दी गई कि पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर साथ में आप लोगों ने देखा कि फ्लो साइकिल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी के वर्क फ्लो कैसे होता है एक क्लिनिकल लैब में। और इसमें फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि जो एडवांसमेंट है, जो नई टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल इन वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एरा, जिसमें कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि लेबोरेटरी सीपीटी कोड्स को, कोडिंग बिलिंग को, और इस तरह उनका एलएमएस सिस्टम हो गया या एचआईएस सिस्टम हो गया, यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, वो कैसे तौरो करता है किसी लैब रिजल्ट को और उसके हिस्ट्री को। और फिर साथ में अगर अच्छे एडवांस लेवल का है तो वो पूरे हॉस्पिटल को कैसे मैनेज करता रहता है। फिर एमआर नंबर की इंपॉर्टेंस हमने बताई थी कि एमआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिसको हम आईडी कहते हैं या मेडिकल रिकॉर्ड नंबर कहते हैं, या पीआर नंबर जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। जितने नामों से या हर हॉस्पिटल का अपना अपना एक प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हमें उस नंबर से काम था कि वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो नाम एक जैसे हो सकते हैं, एक एड्रेस के हो सकते हैं, लेकिन जब तक एमआर नंबर नहीं होगा तो तब तक हमारी सैम्पलिंग के अंदर एम्बिग्विटी आएगी। फिर सैम्पलिंग रिसीविंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर था कि आपके सैंपल्स ठीक रिसीव हो और सही टाइम पे रिसीव हो और उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सही हो। फिर इसके साथ पेशेंट को आपने ग्रीट कैसे करना है, नॉर्मल फॉर्मल वे के अंदर जो है वो आपने उसको ग्रीट करना है। अगर आप किसी वार्ड के अंदर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, फिर बॉटमी राइडर है या इस तरह सिचुएशन डिफरेंट मैंने बता दी थी कि उसमें आपका सिनेरियो जो है वेरी करता है फ्रॉम डोर टू डोर। फिर उसके साथ जो है वो कलेक्शन ऑफ ब्लड था। कलेक्शन ऑफ ब्लड में मेन जो था वो टेक्निकल ट्रॉमा को आपने अगर ख़त्म करना है, तो साथ में ये बात बड़ी ज़रूरी थी कि आप लोग एक पेशेंट को एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बिठाए, नॉर्मल हालत हो। अगर वो प्रेशर में होगा या इस तरह डिप्रेस होगा तो फिर ब्लड लेने के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके साथ डिफरेंट बैंड्स के बारे में हमने बता दिया था कि आप मिसाल के तौर पे एक छोटे बच्चे से आप ये नहीं पूछ सकते, उसके अटेंडेंट होता है, लेकिन आप उसके बैंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में है, किसी वार्ड के अंदर है, वहाँ पे वो आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन से कैटेगरी का पेशेंट है, तो बैंड्स का ये भी एक फ़ायदा था। फिर साथ में पेशेंट आइडेंटिफिकेशन से पहले जो हमारे पास प्रोसीजर्स थे कि उसमें आपने उनको नॉक करना है, अपनी आइडेंटिटी बतानी है, आप क्यों आए हैं ये आपने उनको बताना है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आपने लेके जाना था। उसके बाद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में जो एडवांसमेंट आई हुई है आजकल, तो उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में उनका जो रिकॉर्ड रहता है उसके ज़रिए था, फिर बारकोड स्कैनिंग थी, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और रियल टाइम सिस्टम, ये जितने थे तो ये हमारे पास पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ रहे थे। और एडवांसमेंट जितनी भी है हमारे, तो जाहिर बात है कि कुछ हॉस्पिटल्स में अभी हो रहे हैं, किसी में उनका प्लान होगा कि ये डेवलप हो, और कोई जो है इसके तरफ अभी देख भी नहीं रहा होगा, लेकिन इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें जो है ये आपके हॉस्पिटल के और लैब का एक आंसर होगा, एक रूल बन जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ही इसमें ज़्यादा हमारा फोकस था, वो जिस तरह भी हो, लेकिन आप श्योर हो कि ये पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ओके। फिर उसके बाद आपका लेबोरेटरी वर्क फ्लो साइकिल था कि जहाँ पे आपने ब्लड लिया या सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसको फिर आगे जाना है तो आगे कहाँ पे होगा, वो लैब सेक्शंस के अंदर जाना होता है, टेस्ट प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद टेस्ट वेरिफिकेशन हो जाती है, टेस्ट को इंटरप्रेट किया जाता है, रिपोर्ट चला जाता है ऑनलाइन या सॉफ्ट के फॉर्म में, या पेशेंट खुद आ जाता है या उसका अटेंडेंट वो हार्ड में लेके चला जाता है, उसके बेस पे ही उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। और ट्रीटमेंट अगर हो तो पेशेंट सेटिस्फाई होता है, और दिस इज ऑल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस या गुड मेडिकल प्रैक्टिस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आए और उसमें हमने देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ फिलबॉटमी जो है ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फिलबॉटमी बेसिकली आप दो टर्म्स जो है वो ये हमेशा याद रखेंगे
कि हम जब फ़्लेबोटमी की बात करते हैं तो ये एक जेनेरिक वर्ड आ जाता है कि फ़्लेबोटमी की जब हम लेबॉरेटरी के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे इससे मुराद ये होता है कि शायद हम सब तमाम सैंपल्स को ब्लड लेने को और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है उस सब को फ़्लेबोटमी सेक्शन कहते हैं। तो इसको ज़रा आप लोग थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर लें कि आपका एक होता है हेल्थ रिसेप्शन यानी या रिसेप्शनिस्ट जहाँ पे भी जो होता है, तो उस आदमी को या उस खातून को हम कहते हैं हेल्थ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? क्योंकि वो हेल्थ रिलेटेड आपको रिसीव करती है, जितने भी आपके क्वेरीज़ हो, इनवॉइस बनाना हो, मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना हो या आप उनको कुछ बता रहे हैं, तो ये रिसेप्शन पे आपको पहले जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो वो होता है रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो फ्लेबोटमी सेक्शन होता है। ओके, सेक्शन इज़ समथिंग एल्स कि आपका जो फ्लेबोटमी सेक्शन है उसमें अब ये है कि एक तो आपका ब्लड लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? वेन से लिया जाएगा, ठीक है? एक यहाँ पे आप रिसीव भी करते हो सैंपल, यानी वो सैंपल कलेक्शन एरिया भी होता है। ओके, यहीं पे आप लोग थोड़ा-सा हम कभी-कभार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शायद यूरिन लेने को भी हम फ्लेबोटमी कहते हैं या स्टूल लेने को भी हम फ्लेबोटमी कहते हैं या बायोप्सी लेने को भी हम फ्लेबोटमी कहते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट, फ्लेबोटमी सेक्शन ये मर्ज ही होते हैं और अक्सर आपने देखा होता है कि जब जॉब निकलती है तो उसमें लिखा होता है कि फ्लेबोटमी कम रिसेप्शनिस्ट। तो वो दोनों काम कर रहा होता है कि वो ब्लड किसी के वेन से ले भी रहा होता है। साथ में वो कोई सैंपल जो पेशेंट खुद दे रहा होता है, वो भी ले रहा होता है। साथ में वो पेशेंट जो यहाँ पे कुछ पूछते हैं कि मैंने फलाँ टेस्ट करना है, किस तरह करूँ? उसको आप बताते हो कि आपने घर जाना है, अपने निहार मुँह ये देना है या आपने कितने देर के बाद ये ब्लड लेना है या कोई और सैंपल लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिर सैंपल कलेक्शन के अंदर आ जाती है। तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है सैंपल कलेक्शन और एक है हमारे पास फ्लेबोटमी। तो फ्लेबोटमी इन सिंपल वर्ड के कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन और सैंपल कलेक्शन जो भी सैंपल आपके पास आता है व्हाटएवर वो बायोप्सी है, वो आपका बोन मैरो आ गया, वो आपका कोई यूरिन स्टूल आ गया, वो आपके स्वैब्स आ गए, वो आपका कोई और सैंपल इस तरह का आ गया जो आप रिसेप्शन के थ्रू वहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो ये सैंपल कलेक्शन एरिया होगा। अच्छा, इसमें रिसेप्शनिस्ट का रोल क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट का रोल इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर हॉस्पिटल या लैब रिसेप्शनिस्ट को फ्लेबोटमिस्ट की ड्यूटी भी सौंपता है, वो इस वजह से कि एक आम रिसेप्शनिस्ट जो होता है, उसको ये पता नहीं होता कि क्या मैं पेशेंट को कैसे डील करूँगा या अगर वो कहेगा कि मैं कोई बायोप्सी लेके आया हूँ, तो अब उस बेचारे बंदे को ये पता नहीं है कि बायोप्सी क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उस कहाँ से ली जाती है, किस वक़्त ली होगी। तो इस वजह से फ्लेबोटमी को उसके बारे में कुछ न कुछ मालूम होता है, प उसको कुछ नॉलेज होता है, इसी वजह से उसको रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी भी दी जाती है। तो अब रिसेप्शनिस्ट को अगर हटा दें हम तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि सैंपल आएगा और डायरेक्ट लैब के अंदर किसी फ्लेबोटमिस्ट को देगा और अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट हमेशा वहाँ पे होता है, वो आपका इनवॉइस देखेगा, वो आपका रिकॉर्ड देखेगा, वो आपको बताएगा कितने पैसे हो गए इस टेस्ट के, फिर उसके बाद वो आपको बताएगा कि कब ये टेस्ट जो है ये आप रिसीव कर सकते हैं, किस वक़्त रिसीव कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन तरीकाकार है या हार्ड है या जिस तरह भी आप उनको रिसीविंग का तरीका बता रहे हैं। तो रिसेप्शनिस्ट को इस वजह से हम वहाँ से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये जो एरिया होता है रिसेप्शनिस्ट, बॉटमिस्ट और फिर सैंपल कलेक्शन को जो प्रोसीजर है, ये सारा तकरीबन एक ही एनवायरनमेंट के अंदर होता है। तो इसमें आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क करना याद रखें, समझें कि कोई भी आपसे पूछे, तो सिंपल फाइनली कि कोई भी आपसे पूछे फ्लेबोटमिस्ट क्या है? तो फ्लेबोटमिस्ट वो बंदा है जो आपके ब्लड से आपके वेन से ब्लड ले रहा होता है। क्या फ्लेबोटमी सैंपल कलेक्शन कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? जी, बिल्कुल कर सकता है। उसको सैंपल डिफरेंट सैंपल यानी नॉन ब्लड सैंपल उसको कलेक्शन करने के प्रोसीजर्स का पता हो, रिसीव करने का पता हो, ट्रांसपोर्टेशन का पता हो, ये उसको पता होना चाहिए। क्या फ्लेबोटमिस्ट को हेल्थ जो रिसेप्शनिस्ट है, उसका काम भी आना चाहिए? जी, किसी हद तक उसको बिल्कुल काम आना चाहिए। हो सकता है
कि अगर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पे गया हुआ है या इमरजेंसी हो गई, तो उसको एटलीस्ट सीपीटी कोड्स और उसके जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम कहते हैं लेबॉर्ट्री सिस्टम, ठीक है, तो उस पे उसको उबूर हासिल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट को हम कैसे डील कर रहे होते हैं, उसका एज, नेम, एमआर नंबर, फ़ोन नंबर, टेस्ट कोड वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो इनवॉइस बना सकता है, कि उनके उस इनवॉइस के बेस पे ही आप ये सैंपल आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जनरल एक आप लोग हमेशा याद रखिएगा, और इसमें कंफ्यूजन आपने पैदा नहीं करनी, ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बताते हैं कि शायद फ्लेबोटमिस्ट जो है वो सब कुछ कर रहा होता है, वो बोन मैरो भी ले रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है, बोन मैरो तो फ्लेबोटमिस्ट नहीं ले सकता, वो तो एक फिजिशियन लेगा। हाँ, ये है कि आप वहाँ पे हो सकता है कि हॉस्पिटल वेरी टू वेरी करके आप उसको असेस्ट करें, आपको वो बुला ले कि ठीक है आप यहाँ पे खड़े हो जाए, सैंपल फिर आप लेके चले जाए, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ फिलेबॉटमी है। और अब जो हमारा रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर था, तो रिस्क में सबसे ख़तरनाक जो रिस्क था वो हमारे पास नीडल स्टिक इंजरी थी, कि खुदा न खास्ता अगर हम दोनों हाथों को यूज़ कर लेते हैं रीकैपिंग के लिए, तो हो सकता है कि हमारी एक जो हाथ है दूसरा, वो फिंगर वहाँ पे क्या हो जाए, नीडल की वजह से स्टिक हो जाए, और उस सैंपल के अंदर हो सकता है कि कोई ऐसा ब्लड बर्न ऑर्गेनिज्म हो जो आपको भी क्या हो सकता है, नुकसानदेह कर सकता है, आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसमें हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी आ सकता है, मलेरिया आ सकता है, एक्सवाईजी और बहुत सारे डिजीज जो है वो उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना भी ख्याल रखना होता है, और जितने पीपीईज है, जितने एसओपीज है, उसके थ्रू ही आपने जाना होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बगैर ग्लव्स के वहाँ पे काम करें, या ऐसे काम करें कि जो केयरलेस हो। आपने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, फ्रॉम ए टू जी। और वो प्रोटोकॉल क्या है, कि आपने पेशेंट को रिसीव किया, आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पेशेंट के वेन को पल्पेट कर लिया, पेशेंट के प्रिकिंग पॉइंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने उसको वहाँ पे चेयर पे बिठा दिया, उसके बाद आपने उसका ब्लड लेना था, ब्लड लेने के बाद आपके ग्लव्स थे, आपने उसके सामने ही डिस्पोजेबल सिरिंज जो था वो रैप किया, ठीक है, उसके ओपन कर दिया, फिर आपने नीडल को जो है वो टाइट करके उसके सामने ही करना है आपने, ये सब कुछ ओके। उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होने शुरू हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, फिर आप जो है वो अगर प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो प्रोसेस के दरमियान आपने उसको अल्कोहल स्वेब लगाया, फिर उसके बाद सनी प्लास लगाया वर्क के बाद, और उसके बाद वो देख रहा होगा कि ग्लव्स आपने कौन से डस्टबिन के अंदर जो है वो डिस्कार्ड कर दिए हैं, शार्प जो है वो आपने शार्प बॉक्स के अंदर लेके गए हैं, इसी तरह आपने येलो बकेट के अंदर क्या डाला, रेड में क्या डाला, फिल्टर पेपर कहाँ पे डाला, वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो ये सारी जितने हमारे पास प्रोसीजर्स है, ये सारे हमारे जितने मटेरियल होंगे, ये सब कुछ जो है वो पेशेंट देख रहा होता है। और एक अच्छा पेशेंट वही होता है जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर वो ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है, वो बेचारा सीधा साधा सा इंसान होगा, लेकिन ये है कि कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होता है जो कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेगा, और फिर बाद में जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, कि यहाँ पे ये बंदा काम करते हुए ग्लव्स नहीं पहन रहा, ये नीडल बॉक्स के अंदर जो है वो कोई और चीज़ें जो है वो डाल रहा है, या किसी लैब के अंदर इससे हट के कोई चीज़ चबाई जा रही है मुंह के अंदर, खाना लिया जा रहा है, चाय पी जा रही है, पानी पिया जा रहा है। तो लैब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको हम करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको हमने मना करना है, कि बिल्कुल करेंगी ही नहीं, वो फॉरबिडन होते हैं, वो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं करना। मिसाल के तौर पे, डू कैरी आउट हैंड हाइजीन। अब ये आपको पता है, हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप काम करें, तो आप हैंड हाइजीन लाजमी बात है, वो आप सोप से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, अल्कोहल रब कर सकते हैं, ठीक है। वाटर अगर आप यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है, आप सोप, ड्राई सोप, लिक्विड सोप, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली अब जो है वो लिक्विड सोप की तरफ लोग आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो अंदर बंद होता है। जो सॉलिड सोप होता है, उसमें भी कुछ लोग
ऐसे है कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये सॉलिड जो है ये कंटेमिनेट हो जाता है, अदरवाइज उनके एक नज़रिया है, लेकिन बहरहाल जो लिक्विड सोप होता है वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद अल्कोहल रब हो गया, सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हैं। वॉश केयरफुल इंक्लूडिंग रिस्ट एंड स्पेस बिटवीन द फिंगर। तो ये हमें यही बताया जा रहा है कि जो WHO का हैंड वॉश करने का तरीका है उसको आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद डू नॉट क्या करना है, डू नॉट में डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर हैंड। हाथ आपके कभी भी अगर साफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको भूल चुके हैं। तो डू में आपने ये लेके आना है, डू यूज वन पेयर ऑफ नॉन ग्लव्स फॉर पर प्रोसीजर और पेशेंट। ये बहुत बड़ी बात है और ये रूल्स है हमारे पास, ये प्रोटोकॉल्स के अंदर आ रहे हैं। तो अब बहरहाल यहाँ पे कुछ ऐसे लैब्स है, हॉस्पिटल है जो 100% कर रहे होते हैं कि दे आर यूजिंग नॉन स्टेरॉइड ग्लव्स फॉर ईच एंड एवरी प्रोसीजर। ओके, वो पेशेंट के सामने हेल्थ ठीक है, लेकिन एक ये जो आपके साथ सेम पार्ट ऑफ ग्लव फॉर मोर देन वन पेशेंट। तो अब कुछ लैब्स वाले ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, इट्स ओके, आप एक ही ग्लव्स को पूरा दिन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की थोड़ी सी जो है वो बता दूं कि आपको कि ग्लव्स इतने गंदे नहीं होने चाहिए। लैब पे भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी लैब है तो वो तो ग्लव्स बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर हर प्रोसीजर के लिए आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो नुकसान तो होता है। तो ऐसे छोटे छोटे लैब्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपने ये रूल्स तो ठीक है, रूल्स मतलब हम उसको फॉलो करते हैं, रूल्स अपनी जगह पे हम उनको बे भी करते हैं। लेकिन ना करने से अच्छी बात यह है कि आप देखें कि आपके ग्लव्स कितने ज़्यादा जो है वो अनहाइजीनिक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रोसीजर किया, दूसरा प्रोसीजर किया, तीसरा प्रोसीजर किया, ग्लव्स आपको देख रहे हैं फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर ब्लड लग गया उस पे, वन ड्रॉप ब्लड भी लग गया, अब उसको आपने नहीं पहनना, ठीक है। इस वक्त आपने उसको क्या करना है, बिल्कुल फेंकना है। ओके, तो इस वजह से मैं यही कहना से चाह रहा हूँ, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ग्लव्स हमेशा बदले। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें आपको प्रोसीजर के अंदर हाई अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिलती, तो आप फिर वहां पे देखें, ये एक प्रोसीजर है कि दो प्रोसीजर, तीन प्रोसीजर, चार प्रोसीजर, पांच प्रोसीजर के बाद आप ग्लव्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बीच वाला रास्ता हुआ। सबसे अच्छा जो रास्ता है वो कौन सा है, आप पूरे उसमें ग्लव्स अपने लिए खुद देखें, खुद आप खरीद लिए, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी है, आपकी खुद की सेफ्टी है। तो फिर खुद भी आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, सारा कुछ जो है वो अगर आप हॉस्पिटल पे लेके जाएंगे तो भी अच्छा नहीं है। लेकिन रूल्स में अगर हम आ जाते हैं तो रूल हमें यही बताती है, इसमें ABC कुछ भी नहीं है। यूज करें हमेशा हर प्रोसीजर के लिए, हर पेशेंट के लिए नए ग्लव्स। डू नॉट यूज द सेम पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर मोर देन वन पेशेंट। ये रूल है और ये जाहिरी बात है कि इसमें हम ABC कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्शंस है, पाकिस्तान है तो उसमें फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आप आगे पीछे जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हो सकते हैं। डू नॉट वॉश ग्लव्स फॉर रीयूज। ओके, अब कुछ लैब्स हमने ये भी देखे हैं, बल्कि मैंने खुद देखे हैं कि आपको वो ग्लव्स दे देते हैं, वो कहते हैं कि ये ग्लव आपका एक पेयर ये पूरे दिन के लिए है। अब पूरे दिन के लिए जाहिर बात है, आप मार्कर पे काम कर रहे होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, कभी ब्लड आ गया गंदे हो जाते हैं, फिर उसके साथ उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। तो अब वो जो टेक्नीशियन बेचारे हैं या टेक्नोलॉजिस्ट बेचारे या फ्लेबोटमिस्ट है, वो उस ग्लव्स को जाके जिस तरह वॉशिंग करते हैं, आप जो हैंड वॉश करते हैं उसी तरह उस ग्लव्स को वॉश कर देते हैं, तो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चले हमने ग्लव्स तो वॉश कर लिए। तो नहीं होना चाहिए। ओके, डू यूज अ सिंगल यूज डिवाइस फॉर ब्लड सैंपलिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, ये तो मालूम है सबको कि हमने सिंगल डिवाइस, क्योंकि ये तो क्राइम है, अगर आप इसको किसी और के लिए यूज करेंगे तो फिर तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। डू नॉट यूज अ सिरिंज, नीडल और लेंसेट फॉर मोर देन वन पेशेंट। एक पेशेंट के लिए वही एक लेंसेट होगा, जो उसके सामने आपने ओपन किया हुआ है वही उसके लिए होगा, और इतना कि आपने उसको रीयूज भी नहीं कर सकते। आपने एक दफा यूज करके दोबारा जो है वो आपने सीधा सीधा डिस्कार्ड करना है। इस पे तो दूसरी राय है ही नहीं, ना कोई सेकंड ऑप्शन है, ना कोई बीच वाला ऑप्शन है। ओके, ये तो सीधा सीधा क्राइम है। Do disinfect the skin at the when puncture site. Do not touch the puncture site after disinfecting it.
अच्छा, इसमें क्या है कि आप लोग याद करें कि जब आप लोग ब्लड ले रहे थे लैब के अंदर या आपने लिया हो, तो हम टॉर्निकेट बांध लेते हैं। टॉर्निकेट के बाद हम अल्कोहल से ले लेते हैं, यानी उस जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। वेन के ऊपर हम डिसइंफेक्शन लगा लेते हैं। उसके बाद हम सिरिंज उठा लेते हैं। अब इस दरमियान हम डायरेक्ट सिरिंज जो है वो वेन में इंसर्ट नहीं करते, एक दफ़ा हम दोबारा क्या करते हैं, उसको टच करते हैं। जब आपने दोबारा टच कर दिया, इट्स मीन के यू हैव अगेन कंटेमिनेटेड दैट एरिया एंड यू नीड री डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो अब आप दोबारा से उसको अल्कोहल से लगाएंगे और दोबारा उसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे ये हमारा जब काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा ये गलती हम कर रहे हैं। जब आपने एक दफ़ा कर लिया तो दोबारा उस जगह को हाथ लगाना जो है वो नहीं करना चाहिए आपने। उसके बाद है कि डू डिस्कार्ड द यूज डिवाइसेस। ओके, आपने उसी इमीडिएटली उसी वक्त आपने डिस्कार्ड करना है। कुछ हजरात होते हैं कि वो नीडल को, सिरिंज को, रैपर्स को, टिश्यूज को और सनी प्लास्ट के जो रैपर्स होते हैं उनको जमा करते रहते हैं, पता नहीं खुश हो रहे होते हैं कि इतना सारा काम किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोसीजर आपका है उसी वक्त आपने उसके डिफरेंट बकेट्स के अंदर जो है वो क्या करने हैं, वेट डिस्पोजल जो हम कह रहे होते हैं, वहां पे आपने ये डिस्कार्ड करने होते हैं। When recapping of a needle is unavoidable, do use the one hand scope technique। आपने दोनों हाथों से नहीं करना। ये आपको बताया भी था मैंने लैब के अंदर भी जब आए थे, तो वहां भी मैंने आपको दिखाया था कि दोनों हाथों हाथों से आपने नीडल को नहीं एंड रिकैप करना, नहीं करना, नहीं करना। ये भी बड़ा बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर हो जाता है। अगर दोनों हाथों से आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी 99.9% हर प्रोसीजर के दरमियान हो जाती है कि आपको नीडल स्टिक इंजरी होनी है। ये याद रखें, आज होगी, कल होगी, 10 साल बाद होगी, लेकिन आपको होनी है किसी न किसी एक दिन। हो सकता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, और अक्सर मसले मसाइल जो है वो एक्सपर्ट बंदे से भी हो जाती है, क्योंकि वो फिर क्या हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। अब जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उनके इंजरी जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म की हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बाइक चलाता है, तो नया जो बाइकर होता है वो एक आध दफ़ा चले प्रैक्टिस के दौरान तो वो गिर जाता है, मैं वो उसकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बड़े एहतियात के साथ फिर वो 60 की स्पीड से जा रहा होता है, रास्ते के लेफ्ट साइड पे जा रहा होता है, देख रहा होता है, पीछे मिरर्स देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन जब वो एक्सपर्ट बन जाता है तो उसके अंदर मस्ती आ जाती है, वो फिर कहता है कि यार वन व्हीलिंग कर लूँ, एक हाथ से कर लूँ, एक हाथ से मोबाइल कर लूँ। तो एक्सीडेंट उस वक्त होते हैं जब वो एक्सपर्ट बन चुका होता है। तो उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहना, आपने प्रोटोकॉल्स और एसओपीज के थ्रू जो है वो ये देखना होता है। डू सील द शार्प कंटेनर विद अ टेम्पर प्रूफ लीड, ठीक है। डू प्राइस लेबोरेटरी सैंपल सच एंड स्टडी रैक। ओके, ये फिर आप लोगों के फिलेबॉटमी के कुछ वो है उसूल है, इसको आप देख ले। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है कि पहली चीज़, आपने लेबोरेटरी के अंदर कोई फूड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने ग्लव्स को रीयूज नहीं करना विद सर्टन एक्सेप्शनल केसेस, वो ठीक है, वो मैंने बता दिया, अब उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपने नेवर यूज टू हैंड्स फॉर रिकैपिंग ऑफ अ नीडल। ओके, ये आपने कभी भी नहीं करना। अच्छा, अब जो हमारा प्रोसीजर है, जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिले हैं और जिनको हम फॉलो करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या है। तो पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है कि असेंबल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स असेंबल करना कौन कौन से है, अब इसमें आप लोगों ने मेरे साथ देना है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जी। निसार मोहम्मद अगर मुझे सुन रहा है तो वो बता दें कि असेंबल्ड इक्विपमेंट्स का मतलब क्या हुआ। अच्छा, मुझे जो सुन रहा है वो जरा हाथ उठा ले। जी आसिफ साहब, हमेशा की तरह नंबर वन। आसिफ साहब आप बता दें कि असेंबल इक्विपमेंट्स में फिलबॉटमी ट्रे आ जाएगी, तो आपके सैंपल ट्रे जो है वो कैसे असेंबल होना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सर मैं सलाम। ये ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो है अपनी फिलबॉटमी ट्रे को तैयार करना है, और जो डॉक्टर की prescription देखते हुए जो टेस्ट परफॉर्म करना है, ऑर्डर ऑफ लॉ के मुताबिक आपने जो है वो कंटेनर्स लेने हैं, और साथ में निकल ठीक है, बेहतरीन। आपने बेहतर
ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे बता दें और किसने हाथ उठाया है? जी, आमना सुल्तान। आमना, ये बता दें कि आसिफ साहब ने बता दिया कि फिलबॉटमी ट्रे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए एन अ वे, उसमें आपके ट्यूब्स वगैरह होने चाहिए, उन्हें सिंपल बता दिया। अब उसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इक्विप्ड होनी चाहिए? सर, मुझे लगता है कि हमारे पास जो है सिरिंजेस वो होनी चाहिए इक्विप्ड, आपकी जो है ट्यूब्स वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, और और जो भी कोई इन्फेक्टेंट्स के लिए कोई जो आपके पास स्वैब्स है वो होने चाहिए वेल इक्विप्ड। ठीक है, और क्या होना चाहिए? सर पीपीईज भी होने चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए आपको पहले। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा हुआ था पीपीई के बारे में, या उसके बाद हमने जो दूसरा पढ़ा हुआ था, हाउ टू ऑर्गेनाइज फिलबॉटमी ट्रे, तो ये सारी कहानी जो है वो असेंबल इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट। अब हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर आपने ये भी कहना है कि पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करना है। ये पेशेंट प्रिपरेशन जो है ये डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो रिसेप्शन पे आया, कह रहा है कि मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल करना है। लिपिड प्रोफाइल के लिए कौन कौन से टेस्ट है? कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है, वीएलडीएल, जो जो टेस्ट उसने परफॉर्म करने थे। अब रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप फास्टिंग पे है? उसने कहा कि नहीं, मैं फास्टिंग पे नहीं हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ। किस वक्त खाना खाया है? अभी 3-4 घंटे हुए हैं। ओके, रिसेप्शनिस्ट को ये वैसे मालूम होना चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज हो गई, उसने आपकी तरफ भेजा कि इनका टेस्ट है, इनवॉइस के साथ वो आ गया। आपने अब उनसे दोबारा पूछना है, क्योंकि आपने एक तो पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा जो है वो आपने उनसे जब टेस्ट देख ली तो आपने देखा कि टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल लिखा हुआ है। अब आपका फर्ज बनता है कि उनसे पूछे कि आपने खाना कब खाया था, तो वो कहेंगे कि 4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब वहां पे आपने उनसे माजरत करनी है कि नहीं, हम ये टेस्ट आपका नहीं कर सकते। ओके, आपका टेस्ट आएगा, जाहिर बात है गलत आएगा, तो एग्जैक्ट जो आप कुछ देखना चाह रहे थे, टेस्ट तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आप कुछ देखना चाह रहे थे वो नहीं आएगा। तो फिर आपने उसको समझाना है, उसको प्रिपेयर करना है कि इस तरह इसकी प्रोटोकॉल्स ये है, आप जाए 8 से 12 घंटे फास्टिंग पे आए, उसके बाद हम आपका टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो मुख्तलिफ टेस्ट के प्री प्रिपरेशन होती है और उनको बताना होता है एक पेशेंट को, उसके लिए, क्योंकि वो घर में है। अब उसको तो हम नहीं बता सकते फ़ोन करके कि आपने ये करना है या वो करना है। आपने यहाँ पे ही उसको बता के समझा के फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह कोगुलेशन के स्टडीज़ के अंदर पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, या यूरिन, इवन आपका सैंपल, तो यूरिन सैंपल के अंदर भी आपने पेशेंट को बताना होता है कि ये फर्स्ट मिड स्ट्रीम है, मिड नाइट स्ट्रीम की जो यूरिन होनी चाहिए, मॉर्निंग का सैंपल होना चाहिए, फर्स्ट ड्रॉप आपने अवॉइड करना है, या स्पुटम का हो गया, या सीमेन एनालिसिस के अंदर आपने 3 डेज का जो वक्फा होना था वो बताना होता है। तो इस तरह ये पेशेंट प्रिपरेशन आपको भी पता होनी चाहिए, हर टेस्ट की पता होनी चाहिए, और ये आप पेशेंट को फिर बता देते हो। अच्छा, वट एवर, पेशेंट एक्सेप्टेबल है, और पेशेंट को यहाँ पे आपने इसलिए प्रिपेयर किया, यहाँ पे मतलब पेशेंट का ब्लड जो है वो ठीक है, सॉरी, इनवॉइस ठीक है, और पेशेंट जो है वो ओके है, आप उससे ब्लड ले रहे हैं। अब आप उसको प्रिपेयर करेंगे कि भाई मैंने आपका ब्लड लेना है, आपने आस्तीन जो है ऊपर करना है, आपके वेन से थोड़ा सा मैं ब्लड ले लूँगा। ये प्रिपरेशन फिर यहाँ पे मकसद इसका ये हो जाएगा। सेलेक्ट द साइड, नेक्स्ट आपने क्या करना है, साइड को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से वेन से आप ब्लड ले सकते हैं। एंटीक्यूबाइटल है, फिर उसके बाद सेफेलिक है, और बेसिलिक जो हमारे पास वेन है। इन 3 वेनों से जो है आप ब्लड ले सकते हो। अगर इस 3 में ब्लड नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरे हाथ में जाके देखेंगे कि वहाँ पे ये वेन प्रोमिनेंट है या नहीं है। सबसे अच्छा और जो बेहतरीन वेन है तो वो एंटीक्यूबिटल है, उसके बाद जो है वो सेफेलिक है,
फिर थर्ड में अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो बेसिलिक को बहुत एहतियात के साथ आपने पंक्चर करना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पुट ऑन ग्लव्स। ओके, ग्लव्स आपने पुट ऑन कर दिए और अब देख रहे हैं ना आपके प्रोसीजर के सामने ही वो ग्लव्स को क्या कर रहा है, डॉन कर रहा है। तो उसके बाद आपने अल्कोहल से या वेस्कोडाइन या कुछ भी आपने लिया और वहाँ पे हाइजीनिक जो प्रोसीजर था उसको डिसइंफेक्ट कर दिया, जो साइड से आप ब्लड ले रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, नॉर्मल आप उसको देख ले कि 2-3 सेकंड के अंदर ये पूरा एरिया जो है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप उसको साफ कर दें। टेक ब्लड, आपने फिर ब्लड लिया, फिल द लेबोरेटरी सैंपल ट्यूब्स। जो हमारा प्रोसीजर है कि आपने पहले कल्चर बॉटल में लेना है, फिर लाइट ब्लू में लेना है, वो वही आपने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है। और उसके बाद जो है वो क्लीन द कंटेमिनेटेड सरफेस एंड सैंपल कंप्लीट प्रेशन प्रोसीजर। पूरा प्रोसीजर जो है वो आपने क्लीन कंटेमिनेटेड सरफेस एंड कंप्लीट पेशेंट प्रोसीजर। तो अगर लेट सपोज वहाँ पे उस प्रोसीजर के दरमियान जो है वो कोई कंटेमिनेशन हुई है तो वो आपने सरफेस को जो है वो क्लियर करना है और प्रोसीजर जो है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पेशेंट जो है वो आपसे बाय बाय करके चला जाएगा। आप उसको बता दें कि क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट ज़्यादा है तो अब हर पेशेंट को आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, हर पेशेंट को टेस्ट के बारे में नहीं बता सकते। आपने फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वर्थ रखती है उनको आपने बताना होता है। फिर आप उनसे कहे कि बाकी आप रिसेप्शन पे पूछ ले कि आपका ये टेस्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह का आपको पासवर्ड मिलेगा, यूज़र नेम वगैरह, जो उस वक्त या उस लैब की पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक आप उनसे कहे कि रिसेप्शन पे आप जाके ये पूछ लें। स्टेप नंबर 10 क्या होगा कि प्रिपेयर सैंपल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर वहाँ पे लिया है तो ठीक है, आप उसको ट्रॉली के अंदर लेके जा रहे हैं, हाथ में लेके जा रहे हैं, किस तरह लेके जा रहे हैं, या बाहर अगर किसी स्टेट लैब के अंदर है आपकी ड्यूटी तो फिर सारे के सारे टेस्ट जो है वो वहाँ पे प्रोसीड होते हैं। अगर राइडर होम फिलबॉटमिस्ट है तो फिर उसके पास जो है वो एक बॉक्स होता है, उसमें वो उसने रखना होता है, किस प्रोसीजर के तरीके से रखना होता है। क्लीन अप स्पिल्स ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। एंड पे अगर कोई बॉडी स्पिल लगा हुआ है, क्योंकि ब्लड लेते हुए कभी कभार ड्रॉप जो है वो नीचे गिर जाता है, तो वो आपने फिर साफ करना होता है, क्योंकि अब आपके पास कोई नया पेशेंट आने वाला है और नया पेशेंट जो आएगा वो अगर देख ले कि यहाँ पे तो कंटेमिनेशन है, ब्लड है, ये है, तो फिर उसको मज़ा नहीं आएगा, वो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टेप्स जो है ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इंश्योर that the indication for blood sampling are clearly defined either in a written protocol or in documented instruction, for example in a laboratory form। ये आपके फेलोबॉटमी सेक्शन के अंदर हमेशा मैं यही कहता हूँ कि वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई हो, प्रोसीजर लगे हुए हो, ताकि आप खुद भी उसको देख सके। और अगर आपके बाद कोई और जूनियर आ रहा है, कोई ट्रेनर आ रहा है, कोई इंटर्नशिप के लिए आ रहा है, इवन आपका अगर बॉस आ रहा है, सुपरवाइजर है, वो भी देख ले, उसको भी अच्छा लगे कि हाँ प्रोसीजर सारे जो है वो मेंटेन्ड है। तो ये इसमें प्रोविजन हो गए। अब एक एक कर को अब हम इसको देखेंगे। So the first step is assemble equipments. Okay. Collect all the equipment need for the procedure and place it with the safe and easy reach on a tray or trolley, ensuring that all the items are clearly visible. The equipments required include supply of laboratory sample tubes, आपके EDTA tubes, serum tubes, ESR की ट्यूब्स हो गए, आपका जेल का ट्यूब हो गया, आपके लाइट ब्लू कलर की ट्यूब हो गए, लेवेंडर कलर की ट्यूब हो गए, रेड कैप की ट्यूब हो गए, जो ट्यूब्स आपके पास है, फ्लोराइड की ट्यूब हो गए, ग्रीन यानी हैपरिन की ट्यूब हो गए, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। विच शुड बी स्टोर्ड ड्राई एंड अपराइट इन द रेक, और वो एक रेक के अंदर मौजूद होने चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे पड़े हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रेक के अंदर हो। उसके साथ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन ब्लड ट्यूब्स, अगर आप वैक्यूम यूज़ कर रहे हैं, होल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास वो होनी चाहिए। साथ में आपके पास सिरिंजेस होने चाहिए, ग्लास ट्यूब्स विद स्क्रू कैप्स होने चाहिए अगर वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको अवॉइड कर ले, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की। फिर उसके बाद स्टेराइल ग्लास और ब्लीडिंग
bags, if large quantities of blood are to be collected, well fitting non sterile gloves वहाँ पे मौजूद होने चाहिए. ओके, डिफरेंट साइज के आपके पास जो नीडल्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि वेरी करते हैं. आपने 5 ml का तो सिरिंज उठा लिया, लेकिन हो सकता है कि आपके सामने जो ब्लड जिससे ले रहे हैं तो वो बच्चा हो. तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आप बटरफ्लाई आपके पास होने चाहिए. जो नीडल गैज है वो उसकी साइज जो है वो वेरी करेगी, तो तभी आप एक अच्छा वो ले सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं. क्योंकि अगर आप सही वेन के लिए सही गेज का सिरिंज नीडल यूज़ नहीं करेंगे तो फिर भी चांसेस होते हैं हेमोलाइज होने के. टॉर्निकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये होना चाहिए. अल्कोहल हैंड रब 70% अल्कोहल से फॉर स्किन डिसइंफेक्शन. गॉस, कॉटन बॉल, वूल बॉल, या जो जिस तरह भी अवेलेबल हो ये आपके पास, ये वेरी करता है जो हो, लेकिन मोस्टली लोग जो है आपने खुद भी देखा होगा कि कॉटन वूल बॉल जो है वो यूज़ करते हैं. लेबॉर्ट्री स्पेसिमेन लेबल, उसके लिए अगर आप मार्कर यूज़ कर रहे हैं तो परमानेंट मार्कर यूज़ होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आप लिख दे. साथ में अगर वो बारकोड का है सिस्टम है, स्टिकर है, तो वो अपने फिर स्टिकर को, एक स्टिकर जो है वो ट्यूब पे रह जाता है और उसी से आप उतार के दूसरा स्टिकर जो है वो आप इनवॉइस के ऊपर लगा लेते हैं. राइटिंग इक्विपमेंट कुछ भी होना चाहिए. लेबॉर्ट्री फॉर्म्स वहाँ पे होते हैं तो वो इनवॉइस की शक्ल में अब आपके पास आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो फिर आपके पास लेबॉर्ट्री फॉर्म होना चाहिए. लीक प्रूफ ट्रांसपोर्टेशन बैग एंड कंटेनर, पंक्चर रेजिस्टेंट शार्प कंटेनर, ये आपका उस वक्त के जो इक्विपमेंट्स है, खा वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहे हैं, खा वो फिलेबॉटमी में यूज़ हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है वहाँ पे आपके पास होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट. अब वेयर द पेशेंट इज एडल्ट एंड कॉन्शियस, फॉलो द स्टेप्स outlined below. Introduce yourself to the patient and ask the patient to state their full name. Okay, अब आपके हाथ में क्या है? इनवॉइस है. अब इनवॉइस को और पेशेंट को फिजिकली आप क्या कर रहे हो? रीचेक कर रहे हो. आपने उससे पूछा कि कौन है, उसने बता दिया जी मेरा नाम अब्दुल्ला है. ओके, आपके पास जो इनवॉइस है उसमें वाकई अब्दुल्ला लिखा हुआ है. ओके, ठीक है. अब्दुल्ला आपके इनवॉइस के अंदर 40-50 ईयर्स का है, सामने शक्ल से भी वो 40-50 का लग रहा है. ओके, अगर यहाँ पे आपके पास अब्दुल्ला 4 ईयर्स का है और वहाँ पे अब्दुल्ला साहब जो है वो 40 साल के हैं, तो अब दो चीज़ें आ गई कि या तो रिसेप्शन पे कोई गलती हुई है कि इसने 4 के साथ 0 जो है वो नहीं लगाया हुआ, या आपसे फिर पहचानने में गलती हो रही है. 4 साल के बच्चे के अंदर और 40 साल के आदमी के अंदर जो है वो बड़ा फ़र्क रहता है. तो इसको आपने फिर क्या करना है? रीअश्योर करना है कि कहाँ पे गलती हुई है. चेक द लेबोरेटरी फ्रॉम मैचेस द पेशेंट आइडेंटिटी, मैचेस द पेशेंट डिटेल विद लेबोरेटरी फॉर्म टू इंश्योर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन. आस्क वेयर द पेशेंट हैज़ एलर्जीज, phobias, or has even fainted during previous injection or blood draw. अच्छा, ये अब इस तरह होता है कि आप बातों बातों में ही उससे पूछ लेते हैं. हाँ, ब्लड देने आए हो? जी जी जी. ब्लड कौन सा टेस्ट है? फलाना टेस्ट है. अच्छा, पहले ब्लड दिया है? ये अब आप उससे गपशप में बता रहे हो, जो हम कहते हैं ना कि ग्रीटिंग्स और अच्छा एनवायरनमेंट. तो ये अब आप उसको ये कह नहीं रहे कि नहीं मेरा एक प्रोसीजर है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसका जवाब देना है. ऐसा नहीं. आप बातों बातों में आप काम भी कर रहे हैं और साथ में आप उससे ये पूछ भी रहे हैं. कोई फोबिया तो नहीं है, ब्लड से डरते तो नहीं है, पहले कभी आप बेहोशी हुई है या नहीं हुई. तो वो उस वक्त के मुताबिक आपने वो क्वेश्चन जो है वो अपने माइंड के अंदर क्या करने होते हैं? तैयार रखने होते हैं. और उसमें फिर आप देख लें कि अगर उसको फोबिया है तो आपके पास अल्टरनेट जो है वो मैकेनिज्म होना चाहिए. एलर्जीज है वो पता होना चाहिए. इफ द पेशेंट इज इनऑक्शियस और अफ्रेड, रीअश्योर द पर्सन एंड आस्क व्हाट वुड मेक देम मोर कंफर्टेबल. अगर उसको ये है तो फिर आप उनसे पूछिए कि टेस्ट के लिए आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि टेस्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है पेशेंट के लिए. अब फिर आप उसको दे दें, आप उसको गुस्सा ना करें, आप उसको उसका मजाक ना उड़ाए. कभी कभार हम कह देते हैं नहीं नहीं लोग तो गोलियों से नहीं मरते, आप एक सुई से हो जाते हैं. ऐसा नहीं है. उसके लिए फोबिया है, उसके लिए वो है, वो अफ्राइड हो रहा है, ठीक है. तो आपने उसको काम रखना है, आपने उससे पूछना है कि किस तरह, किस सिचुएशन के अंदर. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि नीडल को देख के मुझे डर लगता है, तो आप उसका चेहरा उस तरफ कर दे या सामने कोई और किसी को खड़ा कर दे.
ओके। वो नीडल को जब देखता है, आप उसको बातों में लगा के ब्लड लेने, तो बहुत सारे ये हमारे प्रैक्टिस के दौरान भी हमने भी देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसी कि वो ब्लड से इतना नहीं डरते, सिर्फ वो नीडल जब इंसर्ट होती है उस सिचुएशन में वो बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो उनका चेहरा थोड़ा सा दूसरी तरफ कर दे, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड सुपाइन पोजीशन। ओके। अच्छा, ये अगर आप उसको लिटा रहे हैं, नॉर्मली हम फिलबॉटमी चेयर यूज कर रहे होते हैं, और कंफर्टेबल जो है इसका बैग जो है वो पीछे की तरफ लगा हुआ होता है जिस तरह नॉर्मल चेयर होती है, और हैंड जो है उसका हैंडल के ऊपर ही होता है। अगर आप उसको आपने काउच के ऊपर लिटाया हुआ है, देन यू हैव टू फॉलो सुपाइन पोजीशन। ओके। प्लेस अ क्लीन पेपर, अ टॉवल अंडर द पेशेंट आर्म। आइडियल सिचुएशन है, अगर आप कर सकते हैं, होता तो नहीं है, तो आप नीचे जो है वो पेपर टॉवल वो रख दें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई ड्रॉप या इस तरह की कोई सिचुएशन है तो वो उस पेपर के ऊपर ही आएगी, वो कंटेमिनेट होगा। नीचे जो आपका हैंडल है या नीचे जो आपकी कुर्सी है जिसको हम फिलबॉटमी चेयर कहते हैं, या इवन नीचे पेशेंट भी है, तो पेशेंट के साइज हो गए या आपका लैब कोट हो गया, उसके ऊपर भी ड्रॉप्स आ सकते हैं ब्लड के, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है। एक्सपर्ट जब हो जाते हैं तो उसमें खैर बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर आप ये सिचुएशन जो है ये कैरी कर सकते हैं। थर्ड जो है वो आपका है सेलेक्ट द साइड। ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि टेक्निकल है, और अब आप टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट के वेन से आप क्या कर रहे हो, ब्लड ले रहे हो। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर आपने जनरली जो है वो क्या करना है कि एक्सटेंड द पेशेंट आर्म एंड इंस्पेक्ट द इंटिक्यूबेटल फोसा और फोर आर्म। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि उसके अब वेन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। वेन आइडेंटिफाई होगा तो तभी आप ब्लड लेंगे। तो उसका हाथ जो है, वो आर्म जो है वो आपने बहुत ज़्यादा बेंड भी कहीं करना, उसको कह दे कि एक्सटेंड कर दे। लोकेट अ वेन ऑफ अ गुड साइज, दिस इज विजिबल स्ट्रेट एंड क्लियर। द डायग्राम इज सेक्शन 2.3, वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे ये है, ठीक है। ये वाला, तो आपने उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा। अब आपको यहाँ पे जो ब्लूइश ब्लूइश का नज़र आ रहा है, जो आप प्रैक्टिस में भी आपने देखा या खुद भी आप अपने हाथों को देखें, तो यहाँ पे कुछ वेन्स जो है वो आगे जा रहे होते हैं। तो इसमें से ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं फोसा कहते हैं, ठीक है, मीडियन क्यूबिटल फोसा। और ये जो वेन होता है इसको हम कहते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन कहते हैं इसको। ये वेन जो होता है ये सेफेलिक होता है, ये एक्सेसरी सेफेलिक उसी का ही हिस्सा है। और ये वाला जो वेन है ये बेसिलिक वेन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं सेफेलिक, बेसिलिक, और फिर ये मीडियन ब्रेकियल वेन जो है, ये बहुत सारे वेन यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे जो आइडियल वेन है वो कौन सी है, वो ये वाली है। इसमें आपने ख्याल रखना है कि कोई ब्रांच्ड वेन ना हो, दो जगह दो वेन अगर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं वो एरिया, उससे आपने उसको आपने अवॉइड करना है। क्लियर वेन हो, सीधी वेन हो, पहले से पंक्चर ना हो, इस तरह के वेन जो है वो आपने आइडेंटिफाई करके उसी से वेन लेने। अगर एक हाथ में आपसे नहीं ले रहे, अगर इस एरिया में नहीं हुआ, तो कुछ लोग फिर डायरेक्ट जो है वो हैंड की तरफ आ जाते हैं। तो हैंड की तरफ आपने नहीं आना, उसके बाद आप दूसरे आर्म की तरफ चले जाए। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा, देन थर्ड में जो है वो आपने कहाँ पे आना है, हैंड पे आना है। ओके। ask whether the patient has allergies, phobias, okay, ये हो गया। if the patient has, okay, ये भी हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे थे हम जी। सो यहाँ पे आपने वो वेन देखने हैं, और अच्छे वेन हो, क्लियर आ रहे हो। Under the basilic vein runs artery and nerve, so puncturing hairs run the risk for damaging the nerve or artery and is usually more पेनफुल। तो ये बेसिलिक वेन का ये सिर्फ एक खतरा होता है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, और अगर डीप गए तो दो खतरनाक मसाइल हो सकते हैं कि एक तो यहाँ पे आर्टरी वो रन कर रही होती है, आर्टरी अगर पंक्चर हो जाती है तो उससे ब्लड बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। और दूसरे जो है वो आपके यहाँ पे नर्व होती है, तो वो नर्व जो है वो भी अगर डैमेज हो जाए तो भी बड़े बड़े मसाइल जो है वो हो जाते हैं। सो डू नॉट इंसर्ट द नीडल वेयर वेन आर डाइवर्टिंग बिकॉज द इंक्रीज चांसेस ऑफ हेमाटोमा। तो अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, कहीं डाइवर्जन आ रही है, कहीं पे ब्रांच आ रहे हैं, कहीं पे वो हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो आगे वाली वेन है ये किस तरफ उसका रुख है, तो उस वक्त उससे जगह से ब्लड नहीं लेना होता, क्योंकि वहाँ पर फिर हेमाटोमा के चांसेस बन जाते हैं। द वेन शुड बी विजिबल विद अप्लाइंग टॉर्निकेट। लोकेटिंग द वेन विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट साइज ऑफ द needle. Apply the tourniquet about 4 to 5 fingers with the above when puncture site. तो यहाँ पे जहाँ एंटीक्यूबिटल फोसा है उससे 4
ये 5 उंगलियां जो है ऊपर, आपने टॉर्निकेट को क्या करना होता है, टाई करना होता है। ओके, फिर यहाँ पे आप आ जाए तो यही जो वेन्स थे उसके बारे में बता दिया गया। और ये आप देख रहे हैं कि द सिलेक्शन ऑफ वेन साइड मस्ट बी डन प्रॉपरली। प्रेफर्ड साइड जो है वो हमारे पास कौन सा है, एंटी क्यूबाइटल फोसा, वेयर आर्म बेंड्स एट द एल्बो। प्रेफर्ड वेन मीडियन क्यूबाइटल वेन है। नॉन प्रेफरेबल बट कैन बी यूज्ड, सेफेलिक है, टेंडेंसी टू रोल, ठीक है, इसमें मसला यही होता है कि सेफेलिक जो है वो थोड़ा सा रोल हो जाता है, इस तरफ चला जाता है, राइट और लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो जाने की सलाहियत ये रखता है। शुड नॉट बी यूज्ड बेसिलिक वेन बिकॉज लाइज क्लोज टू द ब्रेकियल नर्व एंड आर्टरी। Hand and wrist can be used when a suitable arm vein cannot be located। तो अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा ये वाला वेन, फिर इसके बाद आपने सेफेलिक भी ट्राई की, वो भी नहीं मिल रहा, फिर एक्सपर्ट फेलिबोटमिस्ट था, उसने ब्रेकियल को बेसिलिक को भी देखा, तो उससे भी वो उसको डर ही लगा कि नहीं यहाँ से नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपने फोर्थ जो पोजीशन है वो कहाँ पे आना चाहिए, वो आपके हैंड और रिस्ट वेन की तरफ जो है वो आ सकते हैं। ओके, ये अब टॉर्निकेट का है। तो टॉर्निकेट आप देख रहे हैं कि ये एंटीक्यूबेटल फोसा, और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 उंगलियों का फासला, पेशेंट के ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पेपर टावल है वो लगा हुआ है। ट्रे में आप देख रहे हैं कि ट्यूब्स, होल्डर्स, नीडल सब कुछ प्लेस्ड है। यहाँ पे आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि जितने ट्यूब्स हैं वो बड़े हुए हैं, सही है। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है कि a tourniquet is used to increase venous filling and makes the vein more prominent and easier to entire। नॉर्मली भी आप देख रहे होते कि जब हम कोई इंजेक्शन लगा रहे होते या ब्लड ले रहे होते तो हम कहते हैं बाजू पकड़ ले, तो किसी और से कह देते हैं, तो ये किसी और को वहां पे लेके आने से बेहतर यही है कि आपके पास ये टॉर्निकेट हो, आप उसको क्या कर लेते हैं, टाइट कर लेते हो। नेवर लीव द टॉर्निकेट ऑन फॉर लॉन्गर देन 2 मिनट्स। जो एक्सेप्टेबल टाइम है वो हमारे पास वो है 1 मिनट का, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो आप 1 मिनट तक टॉर्निकेट बांध सकते हैं। अगर टॉर्निकेट ज्यादा बांधा गया तो उसकी वजह से हीमो कॉन्सेंट्रेशन होती है, यानी टेस्ट वेरी आ सकते हैं इस हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। और हीमो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड मे बी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। आपने उसको अगर ज्यादा तेजी से बांधा तो ब्लड का जो फ्लो है यहाँ पे आपने उसको एक ऑब्स्टिकल लगाया, एक बैरियर लगाया, तो उसमें वो चीज़ें क्या होना शुरू हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। नीचे आपके पास ब्लड जो है वो क्या होता आएगा, वो एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं आएगी जो आपके वेन्स के अंदर थे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल लगाया हुआ था, तो जिसकी वजह से उसके कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। जब कंसंट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो मिसाल के तौर पे अगर कैल्शियम के लिए आपने टॉर्निकेट पे से कैल्शियम के लिए अक्सर लोग नहीं लगाते, या लगाते भी है तो 30 से 40 सेकंड के बीच में ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म होना चाहिए। तो अगर आपने ज़्यादा देर तक लगा लिया तो ऐसे टेस्ट है कि जिसकी वजह से वो फिर क्या होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कैल्शियम आपका वाकई जो है वो 6 है, 6 का मतलब ये है कि 6 मिलीग्राम पर डिसीलीटर, कि आपको कैल्शियम की कमी है, आपने टॉर्निकेट ज़्यादा लगाया, टॉर्निकेट जब ज़्यादा बांधा तो उसकी वजह से वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कैल्शियम की वो आपके ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आप जब ब्लड लेंगे तो आपके टेस्ट रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आएंगे। असल में आपका जो कैल्शियम था वो 6 था, लेकिन यहाँ पे आपका आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 तो नॉर्मल है, तो आपकी डिजीज जो है वो क्या हो गई, बिल्कुल बेंड कर गई, डाइवर्ट हो गई, कि सिर्फ एक टेक्निकल एरर की वजह से कि इस बंदे को टॉर्निकेट जो है वो गलत लगा हुआ था, टाइम ज़्यादा दिया हुआ था। तो कैल्शियम की अगर आपको टेबलेट्स की ज़रूरत थी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो डॉक्टर तो अब कुछ और सोचेगा कि नहीं इसका तो कैल्शियम कम ही नहीं है, तो अब कोई और जो है वो मसला इसके अंदर है। तो बेचारा एक ही गलती की वजह से, और वो कौन सी गलती है, वो सिर्फ टेक्निकल इशू है कि आपने टॉर्निकेट ज़्यादा बांधा, तो उसकी वजह से उसका कैल्शियम क्या आया, ज़्यादा आया। हकीकत में उसका कैल्शियम क्या आना चाहिए था, कम आना चाहिए था। तो इस तरह के मसले मसाइल और भी बहुत सारे टेस्ट में है जो मैं आपको आगे ये मैं बता भी दूंगा, आपकी इस लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें इस पे हमने बात की हुई है। Rest when proceed with a cushion with drying from this area. Use this side only as one alternative when recommended when puncture sites are unavailable. Possible nerve damage can occur when drying
trying at worst. Symptoms include shooting, pain, severe or unusual pain, tingling और numbness. तो यहाँ पे भी नर्व होता है, और इसमें भी अगर आप ब्लड लेते हैं और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो फिर नमनेस और टिंगलिंग वगैरह ये आपके हाथ में जो है वो आप उसको आएंगे फील होती है आप लोगों को। तो इसमें भी आपने एहतियात जो है वो करना है। आस्क द पेशेंट टू मेक अ फिस्ट। अब आपने पेशेंट अगर आपके सामने है, आपने उसको बताना क्या है कि पहले उसको बताना है कि मुट्ठी बंद कर ले। अ क्लोज हैंड कॉज द वेन्स टू बिकम मोर प्रोमिनेंट। मुट्ठी हम क्यों बंद करते हैं? ताकि वेन जो है वो क्या हो जाए, मोर प्रोमिनेंट। एक तरफ से तो आपने टॉर्निकेट बांधा हुआ है, ऊपर से नीचे से आप एक और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं जो फिस्ट की शक्ल में है। ये फिस्ट इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए। अवॉइड पंपिंग ऑफ द फिस्ट एंड टाइट फर्स्ट बीज में कॉज हीमो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अगर आप बहुत ज्यादा कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आप उनसे कहते हैं कि मुट्ठी बंद कर ले, और वो ऐसे डोले दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि आप मसल्स देख सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उसके लिए नॉर्मल आप इसको पकड़ ले ताकि सिर्फ ये मसल्स जो है वो क्या हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, और वेन उसके साथ प्रोमिनेंट होके आप उससे ब्लड ले ले। सिंपल है ये। अगर वो ज्यादा टाइट रखेगा, या बीच में कुछ लोग, क्योंकि अक्सर यही होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती, तो किसी ने ब्लड दिया हुआ होता है, ब्लड डोनेट किया हुआ होता है, उसमें उसको बताया गया होता है कि आप इसको पंप करें, तो उसमें पंपिंग जो है वो जायज़ है। लेकिन यहाँ पे पंपिंग जो है वो बिल्कुल हराम है। यहाँ पे आपके टेस्ट रिजल्ट जो है वो हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो दो फ्लेबॉटमी का जो प्रोसीजर है, और जो हमारे पास इसका प्रोसीजर है आपके नॉर्मल फ्लेबॉटमी का, दोनों के अंदर है वो क्या है, फ़र्क है कि उसमें आपने पंपिंग करनी है ब्लड बैंक में, इसमें आपने पंपिंग अवॉइड करनी है। उसमें आपने टॉर्निकेट बांधे रखना है, इसमें आपने टॉर्निकेट जो है वो फिर क्या करना है, खोलना है। उसमें आपके हाथ के अंदर एक पंपिंग बॉल होगा, इसके अंदर आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होगी, बस आप अपना जो थंब है वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट यानी पकड़े रहेंगे आप। अ प्रोलॉन्ग टॉर्निकेट टाइम कॉज interstitial fluid to leak into the tissue रिजल्टिंग इन हेमोलिसिस। एक तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपने टॉर्निकेट को बहुत ज़्यादा देर के लिए बांधा, तो अंदर आपकी टिश्यूज़ है, उनके बीच में भी एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो भी लीक होने का खतरा हो जाता है। अब आपका पूरी जो बॉडी है वो क्या है, एक केमिकल से बनी हुई है। आपके कैल्शियम यहाँ पे है, आयरन यहाँ पे है, रिसेप्टर्स यहाँ पे है, एंटीबॉडीज यहाँ पे है, बहुत कुछ यहाँ पे है, रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे है। तो रेड ब्लड सेल्स और ये जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन अंदर से बाहर आ जाता है, और आपके बाहर हीमोग्लोबिन जो है वो फिर क्या करना शुरू कर देता है, टेस्ट के साथ इफेक्ट कर देता है, जो टेस्ट को सही रिजल्ट जो है वो फिर नहीं आता। ठीक है, तो ये हीमो कॉन्सेंट्रेशन और हेमोलिसिस ये उसमें हो सकते हैं टॉर्निकेट के प्रोलॉन्ग्ड टाइम में। ओके, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। एंड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट डू नॉट टेक ब्लड फ्रॉम an existing peripheral venous access site because this may give false result। पहले तो ये बात रखिए कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है, आप उनसे ब्लड अगर ले रहे होते तो ऑब्वियसली उनको कोई मेडिकेशन दी गई होगी, उनको इंजेक्शन लगे हुए होंगे, उनका कैनोला लगा हुआ होगा, उनको रात को या दिन को किसी भी टाइम जो है इन्फ्यूजन हो रही होती है। तो in all hospitalized patients do not take the blood from an existing peripheral venous access site because this may give false result। ये ठीक रिजल्ट नहीं देते। कैसे नहीं देते? मिसाल के तौर पे अगर अभी भी मैंने ड्रिप लगा लिया है यानी इन्फ्यूजन लगाई हुई है, और आप उसी वेन से ले रहे होते, तो अब हीमो कॉन्सेंट्रेशन अब नहीं होगी, अब वहाँ पे क्या हो रही है, हीमो डाइल्यूशन हो रही है, यानी आपका जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, किसी दूसरे फ्लूइड की वजह से डायलेट हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। तो जब वो डाइल्यूट हो रहा है तो आपका ब्लड सैंपल जो है वो ठीक रिजल्ट नहीं देगा। तो hemolysis, contamination, and presence of intravenous fluid and medication can all alter the results। Nursing staff and physician may access a central venous line for specimen following protocols. However, specimen from central lines carry a risk of contamination or erroneous laboratory test results। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फिर उनका ऐसा वेन चेक करना है कि जो बिल्कुल नॉर्मल हो, फ्रेश हो। एक और गलती हम ये भी करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कल जैसे आपसे ब्लड लिया गया है या 3-4 घंटे पहले कोई ब्लड लिया गया है, तो हम उसी वेन को, उसी पर्टिकुलर एरिया को जिसमें इंसर्ट, जिसको हमने प्रिक किया हुआ था, उसी को दोबारा रिपंक्चर जो है वो कर देते हैं। तो उस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। आप फ्रेश वेन देखें,
It is acceptable but not ideal to draw blood specimen when first introducing an indwelling venous devices before connecting the cannula to the intravenous fluid. ठीक है, तो ये इसको थोड़ा बस मेरे ख्याल में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो है वो फिर पेशेंट को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, दोबारा आप उसको प्रिक से आप फिर उसको इंजरी जो है वो बना देते हो। ओके, परफॉर्म हाइजीन, ये मेरे ख्याल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बता दिया मैंने स्टार्ट में ही। फिर है कि डिसइंफेक्ट द एंट्री साइट, आपने वो जो आपके पास अवेलेबल हो उसी के है वो आपने क्या करना है, एंट्री साइड को तकरीबन 30 सेकंड के लिए जो है वो आपने 70% अल्कोहल, सो ये रिकमेंडेड है। अब 30 सेकंड के लिए आप उस पर लगे रहे तो इतना भी खैर नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब यही होता है कि आप एटलीस्ट वहाँ पे इस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो कर ले, ताकि उसकी जो एरिया है वो क्या हो जाए, वो साफ हो जाए और कंटेमिनेशन ना हो। नोट करें कि अल्कोहल इज प्रेफरेबल टू पायोडीन आयोडीन बिकॉज ब्लड कंटेमिनेटेड विद पायोडीन आयोडीन में फॉल्सली इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम, फॉस्फोरस और यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जगह को क्या कर लिया, कंटेन कर लिया, अब उस ब्लड में चांसेस है कि वो पायोडीन जो है वो आपके सिरिंज के साथ जो है वो अंदर चला जाए। तो कोशिश किया करें कि जब आप अल्कोहल स्वेब यूज़ कर रहे होते हैं या पायोडीन यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जगह पहले क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। ओके, वरना पोटाशियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड इनका खतरा हो सकता है कि ये फॉल्स रिजल्ट दे दे। वेन पंक्चर साइड में anchor the vein by holding the patient's arm and placing thumb below the vein puncture side। आपने अपनी जो उंगली थंब है वो आपने पंक्चर साइड के साथ रखनी है। आस्क द पेशेंट टू फॉर्म अ फिस्ट, ओके, आपने उनको बता दिया। एंटर द वेन स्विफ्टली टू अ 30 डिग्री एंगल और लेस and continue to introduce the needle along the vein at the earliest angle of entry। ओके, आपने पेशेंट को बता दिया यहाँ से मैंने ब्लड लेना है, आपने उसको डीकॉन्ट कर लिया, आपने उसको थंब से पकड़ लिया, ठीक, आपने अपना थंब वहाँ पे रख दिया जिस वेन से आपने ब्लड लेना है, फिर आपने सिरिंज उठाया, आप सिरिंज इंसर्ट करेंगे 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना के, तकरीबन जो नॉर्मल हम ले रहे होते हैं, जो मैंने आपको टास्क भी दिया हुआ है कि अगले इस महीने जो एंड में हमारी फिजिकल क्लास होगी, मैंने आपसे यही कहा था कि तमाम लोग जो कि फ्रेश है वो सिर्फ क्या करें कि एक ट्यूब के ज़रिए अपनी जो आपकी हैंडलिंग है सिर्फ वो देख ले कि आपने नीडल को इंसर्ट कैसे करना है। ये आपका, अगर आप इस दफ़ा आए और आपका सिर्फ ये टेक्निक ठीक था तो यकीन करें कि आप लोग एक दूसरे से ब्लड जो है बिल्कुल आसानी से साथ जो है वो ले सकते हैं। अगर आपकी ये हैंडलिंग ठीक नहीं होगी तो फिर उसके आपने दोबारा प्रैक्टिस करनी होगी, तो अगला जो हमारे अगले महीने की क्लास होगी उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो कोशिश कर ले कि ये जो इस महीने हमारी क्लास होगी फिजिकल, उसमें आपका ये टेक्निक कम से कम ठीक हो। घर में मैंने आपको बता भी दिया था कि एक पाइप ले ले या कोई गैस का पाइप हो, कोई भी चीज़ हो, बस आप उसको इंसर्ट करते जाए, बार बार इंसर्ट करते जाए कि ये आपकी हैंडलिंग जो है वो सिर्फ क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए। Palpate the veins several times with the index finger। एक वेन्स 3 किस्म के होते हैं नॉर्मली, हम जब उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक तो वो होते हैं कि जो नॉर्मल नज़र आ रहे होते हैं बिल्कुल बड़े बड़े पाइप की तरह, उसमें तो आप लोग खुश हो जाते हो कि वैन सामने है। एक वो होते हैं कि जिन पे आप अपना फिंगर रख के उसको फील करते हो, स्पॉन्जी जंपिंग टाइप जो है वो आपको वो एक फीलिंग देते हैं, ठीक है, नज़र नहीं आते लेकिन होते हैं। और एक वो होते हैं कि जो ब्लाइंड होते हैं, जो होते ही नहीं है, आपको बिल्कुल सामने नज़र आते नहीं आते, आप फिंगर भी रख लेते हो तब भी आपको फील नहीं होती। तो इन तीनों में से जो पहला वाला का नंबर है वो तो चले आसानी के साथ आप ब्लड ले लेते हो। सेकंड के अंदर एक्सपर्टीज काम आती है कि आप एग्जैक्टली उस जगह को आइडेंटिफाई कर देते हो और उसी प्रिसाइज एरिया के ऊपर जो है वो क्या कर देते हो, प्रिक कर देते हो, नीचे वेन है। ब्लाइंड प्रिक जो है वो फॉर्चुनेट अगर आप है तो एक एरिया है, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट है, उनका वेन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ से एंटीक्यूबेटल वेन तो गुजरी है, सेफेलिक गुजरी है, बेसिलिक जो है वो गुजरी हुई है, तो वहाँ पे फिर आप एक ब्लाइंड सा प्रिक लगा लेते हो और उसको क्या कर देते हो, ले लेते हो ब्लड। कभी कभार जो है वो ब्लड नहीं भी आता, जिसमें एम्बेरसिंग भी होती है, मोमेंट रहते हैं, लेकिन आपने इस सिचुएशन को क्या करना होता है, हैंडल करना होता है, क्योंकि पेशेंट का कसूर ये है कि वो ओबीज है, ओके, उसको भी बेचारे को पता होता है कि मेरे वेन्स जो है वो नहीं आइडेंटिफाई होते। तो इसमें अच्छी जो बात होती है वो क्या होती है कि आप पेशेंट से पूछते कि पहले आपसे ब्लड
कहाँ से लिया था, या आप जब आपको इन्फ्यूजन हुई थी, या आपको जब इंजेक्शन लगा था वो कहाँ पे होता है। तो वो एग्जैक्टली उसको फिर पता भी होता है कि भाई यहाँ से हो रहा होता है। और कुछ पेशेंट आपको चेक कर रहे होते हैं, उसको पता होता है, पहला प्रिक जो है वो कहता है कि खैर है, उसको ये मज़ा आता है उसमें कि चले ये क्या करता है, एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट नहीं है। तो वो आप उसको प्रिक भी कर देते हो, फिर वो दूसरी दफ़ा आप जब उसको निकाल लेते हो सुई को, इंजेक्शन इसको, नीडल को, तो वो कहता है नहीं यहाँ से होता है, लास्ट टाइम मेरा यहाँ से हुआ था। तो जो वो कहे तो उस पे वो आपने फिर जो है वो ले जाना है, क्योंकि उसमें ब्लाइंड प्रिक में उसको पता होता है। आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको अगर 3 जगह और 4 जगह आपने बेचारे को प्रिक कर लिया तो मसले मसाइल जो हो सकते हैं। हमने पेशेंट की तकलीफ का ख्याल भी रखना होता है। और फिर भी अगर नहीं है तो लैब्स में अब मैंने बता भी दिया था कि वेन्स डिटेक्टर भी आ गए हैं इंफ्रारेड्स लगा के, तो वहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि वेन कहाँ कहाँ से जो है वो हो रहा है। कभी कभार बहुत हल्की वेन होती है, बिल्कुल थिन वेन होती है, तो उसके लिए आप फिर ये नॉर्मल गेज के जो नीडल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे आपने यूज़ करना है फिर बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई से भी काफ़ी हद तक हो जाता है, ब्लड फिर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बटरफ्लाई में आपने प्लंजर को बहुत तेज़ी के साथ पुश नहीं करना। अगर बहुत तेज़ी के साथ पुश करेंगे तो फिर होता क्या है कि उसमें हेमोलिसिस के चांसेस जो है वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। सो मोस्ट सुटेबल वेन जो था वो एग्जैक्टली वही जो क्यूबाइटल वेन था। और उसके बाद आपके जो बाकी वेन थे वो आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन पे जो है वो आ रहे होते हैं। The needle should be 15 to 30 degree angle with the surface of arm with the beveled side up. बेवल्ड जो है ये जो इसका टिप के साथ है, जो ओपन है, ये आपकी क्या होनी चाहिए, अप होनी चाहिए। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अब आपको ये थोड़ा सा ठीक आएगा। ठीक है, तो ये आपका वैन है और ये होल्डर में ये ले रहा है। तो एवाकुएटेड ट्यूब यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर दिया। और ये जो एरिया है आपका 15 डिग्री तकरीबन। अब आपने ये भी नहीं करना कि 15 डिग्री पे रखना है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी जो, मैं हमेशा जो आपसे कह रहा हूँ ना, कि आपकी हैंडलिंग ये एंगल होनी चाहिए। तो इस एंगल में ऊपर नीचे जो है बंदा हो सकता है, लेकिन अगर बहुत 90 पे आप आ गए तो नहीं है। फिर अगर आप बहुत नीचे आ गए तो अब वेन अंदर इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि ये सबकुटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो फिर वेन इंसर्ट नहीं होगा। या आगे ट्रबल शूटिंग के अंदर मैं फिर बताऊंगा भी। तो फिर उसमें मसला ये होता है कि नीडल जो है वो वेन को इंसर्ट ही नहीं, पंक्चर ही नहीं कर रही, वो ऊपर स्किन के अंदर ही रह जाती है। तो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू देखें कि डिग्री जो है वो आपकी 15 से 30 तक ही होनी चाहिए। आगे पीछे जो है अगर होंगे तो उससे आगे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, आपको ब्लड जो है वो ठीक नहीं मिल सकता। when the vein is entered within the draw the desired amount of blood, interchanging tube for requiring test as needed, ask the patient to open his hand then release the टॉर्निकेट। जिस वक्त वो ओपन करे हैंड, उसके बाद आप टॉर्निकेट को क्या कर दे, रिलीज कर दे। रिमूव द नीडल फ्रॉम द पेशेंट आर्म यूजिंग स्विच बैक मूवमेंट, ठीक है, मोशन। अप्लाई गॉज और कॉटन, आपने उसके ऊपर जो है वो फिर कॉटन रख दिया, फिर आपने उसको जो है वो नीडल्स शार्प में रख दिए, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर जो है वो क्या लगाया, बैंडेज लगाया। The patient should be instructed to keep a band-aid या कुबान on for at least 20 minutes। आप जब सनी प्लास्ट या कुबान या टेप या कोई भी चीज़ लगा लेते हैं तो उसको फिर कहे कि ये तकरीबन 20 मिनट तक रखें, ऑब्जर्व करें, ताकि वहाँ पे हीलिंग हो जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वहाँ पे जाके यानी बैक्टीरिया की शक्ल में उसको कंटेमिनेट ना कर सके उस पर्टिकुलर शख्स को। फिल द लेबोरेटरी सैंपल ट्यूब्स, ये आपने करना क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है उसी के मुताबिक आपने उसको रखना है। याद रहे कि इसमें आपने दो चीज़ें ख्याल रखनी है। एक, शेकिंग का ख्याल रखना है कि आपने ब्लड को कभी शेक नहीं करना। मिक्स कर सकते हैं आप एट की शक्ल के अंदर, लेकिन आपने मिक्सिंग जो है वो तेज़ी के साथ नहीं करनी। शेकिंग को क्या करना होता है, आपने अवॉइड करना होता है। और दूसरा जो है वो आपके हेमोलिसिस को दूर रखने के लिए आपने बहुत तेज़ी के साथ ब्लड को पुश नहीं करना होता है। कोशिश करें कि जो ट्यूब है वो खुद ही उसको सक करना शुरू कर दे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ट्यूब से जो है वो वैक्यूम ख़त्म हो चुका होता है, तो आप उसको ओपन करें, नीडल को हटा लें और उस ब्लड को उसके बाउंड्री के साथ साथ ही आराम आराम के साथ क्या करना शुरू कर दे, इंसर्ट करना शुरू कर दे। तो ब्लड जो है वो अंदर खुद ही आराम आराम से आना शुरू हो जाएगा, अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ हेमोलिसिस। ठीक है, ये आपके वो ट्यूब थे जिसके अंदर स्टार्ट में हम बता दिया था जब हम उनका चैप्टर पढ़ रहे थे ट्यूब्स का।
तो उसमें पहले नंबर पे जो आपका था ब्लड कल्चर, ब्रॉथ मिक्सचर करने के लिए, प्रिजर्व वायबिलिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो बायोलॉजी के लिए यूज़ हो रहा होता है। दूसरा जो है तो आपका कोगुलेशन ट्यूब था, सोडियम साइट्रेट होता है इसके अंदर। फिर क्लॉट एक्टिवेटर रेड ट्यूब, और केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, ब्लड बैंक, क्रॉस मैच, इन टेस्ट के लिए ये परफॉर्म होता था। सीरम सेपरेटर जेल ट्यूब जो है वो आपका भी केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी तकरीबन सबके लिए ये यूज़ हो रहा होता है। सोडियम हेपरिन डार्क ग्रीन टॉप जो था ये हमारे पास लिथियम लेवल यूज, सोडियम हेपरिन फॉर अमोनिया लेवल यूज्ड इधर, और कुछ केमिस्ट्री टेस्ट जो है वो भी हो रहे होते हैं। इसके साथ पीएसटी जो हमारे पास प्लाज्मा सेपरेटर ग्रीन ट्यूब थे वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। ईडीटीए जो मोस्टली आपकी हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, सीपीसी, इस तरह होल ब्लड ग्रुप, इसके लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। और ऑक्सीलेटेड जो हमारे पास थे वो आप यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोज के लिए, लैक्टेज के लिए, उसके लिए जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें पहले भी हमारी बात हुई थी, लेकिन ओवरऑल आप फिर उसको देख लें कि एक चार्ट की शक्ल में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आपका क्लीन कंटेमिनेटेड सरफेस एंड कंप्लीट पेशेंट प्रोसीजर आप देख लें। डिस्कार्ड आपने ठीक कर लिए, नीडल जो है वो आपने डिस्कार्ड कर दिया, लेबलिंग आपने चेक कर ली, एक्यूरेसी आपकी ठीक आ गई है, सब कुछ आपने नेम, बर्थ वगैरह जो जो वहाँ पे अवेलेबल चीज़ें थी वो आपने देख ली, इंश्योर हो गए, आपके सारे सारे के सारे जो कवायफ थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। Discard used item into the appropriate category of waste. Item used for phlebotomy that would not release a drop of blood if squeezed may be discarded in the general waste unless local regulation state otherwise. ठीक है। परफॉर्म हैंड हाइजीन अगेन एज डिस्क्राइब्ड, हमेशा हमने कहा है कि प्रोसीजर के स्टार्ट में और प्रोसीजर के एंड में आपने दोनों वक्त जो है वो क्या करने हैं, हाइजीन यूज़ करनी है। रीचेक द लेवल ऑन द ट्यूब्स, इन्फॉर्म द पेशेंट वेयर द प्रोसीजर इज़ ओवर। उसके बाद आप पेशेंट को कहें कि ठीक है आपका प्रोसीजर ख़त्म है, आप जा सकते हैं। और अगर आप उसको बता दें तो ठीक है कि टेस्ट रिजल्ट आपका कब मिलेगा। नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनसे कहें रिसेप्शन पे जाके आप पूछ लें। और पैक लेबोरेटरी सैंपल सेफ्टी इन a plastic leak proof bag with an outside compartment for the laboratory request form, placing the requisition on the outside helps avoid contamination. If there are multiple tubes, place them in a rack or padded holder to avoid breaking during the transportation. तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जितने आपके बॉक्सेस है वो होने चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन वेरी करता है, मतलब आपके अगर स्टेट लैब टू स्टेट लैब आ रहा है डिफरेंट है, आपके स्टेट लैब से मेन लैब में आ रहा है डिफरेंट है, आपके सिटी जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। और कुछ इंटरनेशनल जो सैंपल्स होते हैं वो भी वेरी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये आपका है क्लीन अप द बॉडी फ्लूइड्स, और ये आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, स्टेप नंबर 11 पे ये मैं आप लोगों को, ये जो खुद पढ़ना होता है इसको याद रखिए कि कभी कभार ये एग्ज़ाम का हिस्सा बन जाता है। तो मैं कस्टन जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपको दे रहा होता हूँ, तो एक तो बच्चों का पता चले कि वो प्रॉपर क्लास ले रहे हैं या नहीं, मोबाइल में ऑनलाइन होके कहीं पे रख दिया है और बाद में वो रिकॉर्डेड सेशन भी नहीं देख रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो कभी कभार मैं कस्टन कुछ ना कुछ चीज़ें लेक्चर के बीच में ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि उससे मैं फिर पेपर बनाऊँ। और अब सबको अगर A1 ग्रेड मिल जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो A1 ग्रेड जो है वो फिर मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना आपका एम ना हो, बल्कि समझना भी आपका जो है वो होना चाहिए। बहरहाल इलस्ट्रेशन फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन फ्लेबोटमी ये आप डायग्रामेटिक शक्लों में देख सकते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश हो रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट से ब्लड लिया जा रहा है, ये उस फ्लेबोटमी चेयर पे बैठा हुआ है, दोनों तरफ इसके हैंडल होते हैं। यहाँ पे एंटीक्यूबिटल फोसा को टारगेट किया हुआ है, सिरिंज से भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जो होल्डर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ में आप देख रहे हैं कि कौन से वेन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेन की। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि फिस्ट बनाया, ग्लव्स पहने आपने, डीकान कर लिया आपने, इंसर्शन हो गई आपकी। और फिर उसके बाद जो है वो आप एंड पे सारी चीज़ें डिस्कार्ड करके और शाप बॉक्स, ये आपका प्रोसीजर जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा वेन पंक्चर का कंप्लीट चैप्टर जो है वो आज अपने अख्ताम को पहुंचा।
और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ एम्बिग्विटी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये आप लिख दे, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल के साथ है। मैंने आपको बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है, लेकिन जब आप आएंगे इंशाल्लाह, तो अब इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। और गुजारिश मेरी यही होगी कि आज आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है कि अभी आप थोड़ा 5-10 मिनट निकाल लें, सिरिंज उठाए, नीडल उठाए, इंसर्ट करे, इसी डिग्री को देखे, और जो कुछ मैंने कहा हुआ है, एक मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि किसी को साथ पकड़ के उनसे करवा ले, लेकिन कम से कम जो मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी चीज़ के साथ फोम को थोड़ा गीला करके उससे देख ले, या किसी पाइप को प्रिक कर ले, ताकि जब आप आएंगे इंशाल्लाह ले प्रैक्टिकल के लिए, तो वहाँ पे आपके साथ जो है वो ये मसाइल जो है वो ना हो। ठीक है। और साथ में अब हमारी जो अटेंडेंस है वो मैं ज़रा देख लूँ। तो इसमें इब्राहिम मुग़ल, आशिर नवाज़, अबीरा अब्दुलसलाम, आमना सुल्तान, अनस, ठीक है, ये मैं देख लूँगा, इसकी रिकॉर्डेड आ जाएगी। सही है, हमारे पास नादिया कौसर, ठीक है, शहजाद साहब है, रेहाना गुल नहीं है, ओके। और फ़ी का मैंने बता दिया था कि आपकी जिनकी फ़ी जो है वो सबमिट हो चुकी है, फाइनल सबमिशन, तो काइंडली वो वाउचर जो है वो मुझे फिर आप लोग सेंड कर दें। ठीक है जी।